परमात्मा राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन वंदन करते हुए मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, संसार में सुख प्राप्त करने के लिए संसार भोग स्थान है। अब आप भोग स्थान में आए हुए हैं, ये जो धरा है इस पे जितने भी भोग हैं उनको आपको भोगना है। भोग की जो उत्पत्ति होती है वो जीवन साथी के द्वारा, जो लाइफ पार्टनर होता है। मुख्यतया जो धर्म पत्नी है या पत्नी का पति है, ये दोनों स्वस्थ हैं, बुद्धिमान हैं, योग्य हैं, सुलझे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जीवन के सारे सुख मिल जाते हैं। जिस उद्देश्य को लेकर के जीवात्मा संसार में आता है वो समस्त प्रकार के भोग इन दोनों के द्वारा भोगे जाते हैं। स्त्री और पति, पति और स्त्री, ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं। पुत्र और पुत्री भी दो पहिए हैं। तो जिसकी गाड़ी में चार पहिए हैं, पुत्र भी अच्छा है, पुत्री भी अच्छी है, स्वयं भी स्वस्थ हैं, सुंदर है, बुद्धिमान है, और पत्नी भी सुंदर, स्वस्थ और गुणी और मधुर भाषणी है, तो जीवन स्वर्ग हो जाता है। एक भी पहिया कन्या और पुत्र या पत्नी या पति में से अगर एक भी पहिया जो जब गड़बड़ होता है तो निश्चित रूप से कष्टों का, आपत्तियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जीवन में काफी जीवन संघर्ष में हो जाता है। ये चारों पहिए अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, इनका आधार है विवाह के समय आप कन्या का विवाह कर रहे हैं या अपने पुत्र का विवाह कर रहे हैं, तो जितना अच्छा, श्रेष्ठ और सुंदर विद्वान आचार्य के द्वारा, विद्वान ज्योतिषाचार्य के द्वारा यदि आप गुण मिलान करा लेंगे, तत्व मिलान करा लेंगे, वो सबसे वही अंत तक काम करता है। उसी के आधार पर संतानोत्पत्ति होती है, उसी के आधार पर जीवन चलता है, उसी के आधार पर उन्नति और अवनति होती है, उसी के आधार पर व्यक्ति धनी और निर्धन बनता है। तो ये जो गुण हैं, वर्ण के द्वारा, वर्ष के द्वारा, तारा के द्वारा, योनि के द्वारा, ग्रह मैत्री के द्वारा, गण मैत्री के द्वारा, और बकूट एवं नाड़ी के द्वारा इनका मिलान किया जाता है। जितने गुणों की बाहुल्यता होगी उतना ही कुंडली मिलान अच्छा हो जाता है। साथ ही साथ एक का चंद्र और दूसरे के चंद्र को शुभता दे रहा है कि अशुभता दे रहा है।
वो आपको अष्टक वर्ग के द्वारा देखना पड़ेगा। कुंडली में बृहस्पति कैसा है और शुक्र कैसा है, और मित्रों सूर्य का विशेष ध्यान रखना होता है। सूर्य सप्तम या द्वादश भाव में बैठ जाता है अथवा अष्टम भाव में बैठ जाता है तो संसार के सुखों को कम करता है, पति पत्नी में विघटन और समस्या उत्पन्न करा देता है, शादी को विलंब से कराता है। सबसे पहला नंबर आता है जो एक गुण जो मिलता है, ये जो 36 गुण हैं, कुल मिलाकर के 36 गुण होते हैं, तो 18 से कम गुण नहीं मिलने चाहिए। उन 36 गुणों में एक गुण वर्ण का है। आप विप्र वर्ण के, आप क्षत्रिय वर्ण के, आप शूद्र वर्ण के या वैश्य वर्ण के, ये आपकी कुंडली आपको जो राशि है वो बताती है कि आपकी राशि किस वर्ण वाली है। आपकी राशि क्षत्रिय वर्ण की है कि आपकी राशि शूद्र वर्ण की है। तो अपना ही वर्ण हो, दोनों का विप्र वर्ण हो वरो कन्या का, या दोनों का क्षत्रिय वर्ण हो, या दोनों का शूद्र वर्ण हो, या दोनों का वैश्य वर्ण हो, तो वो सबसे उत्तम माना जाता है। दो गुण मिलते हैं वश्य के द्वारा। वश्य का मतलब होता है वश में करना, वश में रहना, आपस में एक दूसरे के वशीभूत रहना। सभी राशि, जितनी भी जलचर राशियां हैं, जितनी भी जलचर राशियां हैं, वो सिंह राशि को छोड़ करके वो सभी नर राशि यानी द्विपद राशि के वश में रहती हैं, और वृश्चिक राशि को छोड़ करके अन्य सभी राशियां सिंह राशि के वश में रहती हैं। केवल एक वृश्चिक राशि ऐसी है जो कि सिंह राशि के वश में नहीं आती है। बाकी सभी राशियों पर सिंह राशि शासन कर सकती है, क्योंकि सिंह राशि की वृश्चिक राशि शत्रु राशि हो जाती है। इसीलिए जो 3 गुण बनते हैं, जिनसे 3 गुण प्राप्त होते हैं, वो तारा कहलाता है, तारा कहलाती है। और तारा वरो कन्या के नक्षत्रों से गिनती करने पर, उसमें 9 का भाग देने पर, दोनों को जोड़ करके उसमें 9 का भाग देने पर, और जो शेष रहता है वो तारा कहलाती है। तारा से 3 गुण प्राप्त होते हैं, 4 गुण योनि के द्वारा बनते हैं। अब योनि अगर आपस में शत्रु योनि है, जैसे सिंह और हाथी की योनि शत्रु योनि है, भैंसा और घोड़ा की योनि शत्रु योनि है, चूहा और बिल्ली की योनि यानी मारजार और चूहा की योनि शत्रु योनि है। तो योनि दोष नहीं होना चाहिए, तारा दोष नहीं होना चाहिए, और वश्य भी होना अच्छा होना चाहिए। 5वां नंबर आता है ग्रह मैत्री का। यदि आपने योनि दोष को नकार दिया और उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपस में विचार अच्छे नहीं रहते, शत्रुता रहती है। इसलिए वो योनि दोष का अगर जीवन में मधुरता के संबंध रखने पति पत्नी को आपस में, तो योनि दोष देखना परमावश्यक है। अब 5 नंबर जो गुण मिलते हैं वो ग्रह मैत्री के द्वारा मिलते हैं। ग्रह मैत्री का जैसे सूर्य और गुरु आपस में मित्र हैं, मंगल और चंद्र आपस में मित्र हो जाते हैं, शुक्र और शनि आपस में मित्र हो जाते हैं, तो ये ग्रह मैत्री कहलाती है। और ये जो ग्रह मैत्री है
ये जो जन्म राशि के जो स्वामी होते हैं, जो राशियों के स्वामी होते हैं, उनके द्वारा ये ग्रह मैत्री देखी जाती है। ग्रह मैत्री देखना बहुत आवश्यक है। यदि आपस में शत्रु ग्रह राशियों के स्वामी हुए तो आपस में मतभेद रहेगा, सामंजस्य नहीं रहेगा। गण मैत्री, गण क्या है कि देवगण होता है, मनुष्य गण होता है और राक्षस गण होता है। 3 गण होते हैं। ये दोनों का देवगण है तो बहुत अच्छा है, ये दोनों का राक्षस गण है तो बहुत अच्छा है। देवगण और राक्षस गण में हमेशा महाभारत चलता रहता है। वहां पर लंका कांड ही होगा। यदि गण दोष आ जाएगा तो अच्छा, गण दोष जो आता है, देवगण और राक्षस गण और मनुष्य गण, ये तो मनुष्य और राक्षस गण है तो एक ही जिंदा रहता है, या मृत्यु तुल्य कष्ट उठाना पड़ता है। अगर जीवित भी रहते हैं तो बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य और राक्षस गण आपस में नहीं मिलाने चाहिए। और ये गण दोष हमेशा नक्षत्रों के आधार पर देखा जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। देवता और राक्षस गण में हमेशा बैर रहता है। राक्षस और मनुष्य गण में बहुत भयंकर कष्ट प्राप्त होते हैं। इसलिए गण हमेशा समान होना चाहिए। उसके बाद नंबर आता है भकूट का। इसका विचार जन्म राशि से किया जाता है। भकूट दोष दुर्द्वादश भकूट दोष कहलाता है। एक दूसरे से राशियों का दूसरा और 12वें भाव में होना। एक होता है षडाष्टक योग, एक दूसरे से राशि का 6वें और 8वां हो जाना। ये बड़ा मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। जो षडाष्टक दोष है, बड़ा खतरनाक दोष है। षडाष्टक नहीं होना चाहिए कभी भी, या फिर बहुत जीवन भर क्लेश रहता है आपस में जो षडाष्टक दोष होता है। तो एक होता है भकूट दोष में नव पंचम दोष। एक की राशि दूसरे से 5वीं और दूसरे की से दूसरी राशि 9वीं हो जाना, उसको कहते हैं नव पंचम योग। जहां पर संतान की समस्याएं प्रायः आती हैं कि संतान नहीं हो रही है, संतान बहुत विलंब से हो रही है, या संतान के द्वारा कष्ट मिल रहा है, तो वो नव पंचम योग होता है। इसलिए नव पंचम भी संतान के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे खतरनाक है षडाष्टक दोष। षडाष्टक दोष का सदैव परित्याग कर ही देना चाहिए, अन्यथा वैवाहिक जीवन नरक हो जाता है। सबसे बाद में आता है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसका सबसे ज्यादा वजन है, उसके पास 8 गुण हैं। वो है नाड़ी दोष, नाड़ी का विचार करना। अच्छा, नाड़ी का विचार जन्म नक्षत्र के द्वारा होता है। ये सारे विचार जन्म राशि के द्वारा, जन्म नक्षत्र के द्वारा, ग्रहों के द्वारा, राशियों के द्वारा होते हैं। तो जो नाड़ी दोष है सबसे ज्यादा खराब माना जाता है कि उसका वजन बहुत ज्यादा है। उसके पास 8 गुण हैं देने के लिए। दोनों की एक नाड़ी नहीं होनी चाहिए। नाड़ी 3 प्रकार की होती है, आदि होती है, मध्य होती है और अंत्य होती है। तो विद्वानों ने कहा है कि आद्या नाड़ी वरम हंति, मध्या च कन्यका
और अंत्या नाड़ी द्वयोरहंति तस्मात् नाड़ी त्यजेत बुधा। विद्वान कहते हैं कि नाड़ी दोष का हमेशा परित्याग करना चाहिए। यानी विवाह में नाड़ी दोष लग रहा है तो विवाह नहीं करना चाहिए। नाड़ी दोष वहां पर विशेष रूप से प्रभावी हो जाता है जहां पर व्यक्ति वर्ण से या जाति से भी ब्राह्मण होता है, विप्र वर्ण का होता है, कन्या भी विप्र वर्ण की होती है। और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर, राशि के आधार पर, जन्म राशि के आधार पर भी ये दोनों ही विप्र वर्ण हैं। और वहां पर नाड़ी दोष लगता है तो वो विशेष अशुभकारी हो जाता है, उसका बहुत भयंकर कष्ट मिलता है जो कि भोगना पड़ता है। इसीलिए कहा गया कि विशेष रूप से ब्राह्मणों को नाड़ी का परित्याग करना चाहिए, नाड़ी दोष का विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणों के अलावा अन्य में किसी में नाड़ी दोष मान्य नहीं है, चारों वर्णों में समान रूप से उसका फल मिलता है, लेकिन ब्राह्मणों के लिए वो ज्यादा गलत हो जाता है। इसी प्रकार से यह बकूट दोष है, योनि दोष है, गण दोष है, तारा दोष है, वर्ष दोष है, ये जितने भी दोष हैं समस्त वर्णों पर समान रूप से प्रभावी होते हैं। वर्ण दोष क्षत्रियों के लिए है। यदि वर्ण दोष आ रहा है तो जो अगर क्षत्रिय के आधार पर वर्ण दोष बन रहा है तो वो विशेष रूप से जो क्षत्रिय जाति में, क्षत्रिय वर्ण में जो लोग पैदा होते हैं उनके लिए वर्ण दोष विशेष है और वैश्यों के लिए गण दोष है। ये जो दोष हैं, जीवन में यदि सुखी रहना है, प्रसन्न रहना है, तत्व मिलान, राशि मिलान, चंद्र मिलान, सूर्य द्वादश या सप्तम या अष्टम या लग्न भाव में तो नहीं है, यह बहुत आवश्यक है। केवल मंगली देखने से कार्य नहीं चलेगा। और प्रायः ऐसा देखने में आता है कि विद्वान जन और माता पिता ये प्रायः गलतियां करते हैं। किसी के जीवन का आप निर्णय कर रहे हैं, ये जीवन का निर्णय है, तो माता पिता को, ज्योतिषीय जनों को बहुत सोच समझ करके किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए, लालच में नहीं आना चाहिए। माता पिता को तत्काल का विचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत जन्मपत्री मिलान नहीं करानी चाहिए, गलत जन्मपत्र नहीं बनवाना चाहिए। और हम लोगों को भी गलत जन्मपत्र नहीं निर्माण करने चाहिए। यजमान के प्रभाव में आकर के उसकी हाँ में हाँ नहीं करनी चाहिए। जो ज्योतिष शास्त्र कहता है उसी के आधार पर सत्य और असत्य का विवेचन करते हुए, गुण और दोष का बखान करते हुए और अपने पक्ष को ज्योतिषीय आधार पर स्पष्टता के साथ, मजबूती के साथ रखना चाहिए। गलत का विरोध करना चाहिए, क्योंकि आप किसी के जीवन का निर्णय करने जा रहे हैं। उनका जीवन स्वर्ग बने, ये माता पिता को भी प्रयास करना चाहिए, वर और कन्या पक्ष को भी प्रयास करना चाहिए और ज्योतिषीय जनों को भी इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि समस्याएं बहुत ज्यादा गति पकड़ रही हैं।
प्राय समस्याएं एक परिवार छोड़ करके दूसरे परिवार में देखी जाती हैं। तो इसमें विशेष ध्यान रखना है दोनों पक्षों को और विद्वानों को कि ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जो भी निर्णय है, ऐसा ना सोचे कि हमारे दादा की तो जन्म पत्री थी नहीं, या हमारे पिता की शादी या हमारी शादी तो बिना जन्म पत्र में लाए हो गई थी। हो सकता है उसके दुष्प्रभाव तो हुए हों, लेकिन आपने वो दुष्प्रभावों पर ध्यान ना दिया हो क्योंकि आपकी तो जन्म पत्री है ही नहीं। आपने उससे सरेंडर कर लिया हो या समझौता कर लिया हो उस समस्या से, लेकिन गलत तो गलत होता है और गलत का दंड तो भोगना पड़ता है। इसीलिए जन्म पत्र का जो मिलान है वो विशेष रूप से अच्छे विद्वान के द्वारा बहुत बुद्धि के तहत उस पर विचार करना चाहिए। आप सुखी रहे, आपका परिवार सुखी रहे, आपकी कन्या और पुत्र सुखी रहे। इसी प्रकरण में यही विराम करते, आगे के प्रकरण का आपको इंतजार रहेगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।